नमस्कार, जिंदाबाद, जोहार। संविधान लाइव के एक और कार्यक्रम में आपका स्वागत है। यहाँ हम बात करेंगे दिल से। दिल, दोस्ती और दुनिया के हिस्से में हमने जब ये बात की है, उसमें कुछ ऐसे लोग नुमाया हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन की जो यात्रा है उसकी शुरुआत कुछ अलग मुद्दों से की और उसके बाद वो धीरे 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 एक बड़ी राजनीति की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे ही शख्स हैं राहुल भाई जी। राहुल भाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। राहुल भाई जी मध्य प्रदेश की राजनीति नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में छात्र आंदोलन के उस दौर को नुमाया करते हैं, उस दौर को रिप्रेजेंट करते हैं जबकि छात्रों के बड़े बड़े आंदोलन दिल्ली को हिलाते थे और वो राष्ट्रीय राजनीति की शक्ल भी तय करते थे। 1995 के आसपास जब राहुल भाई जी एआईएसएफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उस दौर में देश में सरकार में भी कम्युनिस्ट आंदोलन का बड़ा बोलबाला था और इन्होंने राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ मानीखेज बदलाव किए हैं जो छात्र राजनीति को आज दिखाई दे रहे हैं। छात्र राजनीति के आज की शक्ल को बेहतर बनाने में उनकी भूमिका रही है। हम राहुल भाई जी से जानने की कोशिश करेंगे कि आज के दौर में जो छात्रों का और युवाओं का संघर्ष है वो कहाँ पर टिका है, उसमें उन्हें उम्मीद कहाँ दिखाई देती है और वो कौन से पैचोखम हैं जिनमें राष्ट्रीय राजनीति छात्र और युवा राजनीति को दरकिनार करती चली जा रही है। भाई जी, मेरा आपसे पहला सवाल यही है कि मौजूदा समय में जो छात्र या नौजवान हैं जिनके बारे में लगातार ये कहा जाता है कि ये ऐसे है पीढ़ी जो सोशल मीडिया तकनीक के ज़रिए पढ़ती लिखती नहीं है और जो ऊपरी सवाल हैं उनसे जूझती रहती है, ज़मीनी सवालों पर नहीं करती। आपका क्या कहना है, क्या अनुभव है आपका? देखिए, सोशल मीडिया के जो सवाल यही से शुरू करते हैं, सोशल मीडिया से, क्योंकि आधुनिक कम्युनिकेटिव लैंग्वेज के फॉर्म में लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का एक बहुत बड़ा ज़रिया वो बना है। एक तो क्या कहना है क्या नहीं कहना है एक सोशल मीडिया का आधार है। दूसरा ये है कि उसके पास कितना ज्ञान है और कितना वो जानता है या समझना चाहता है या समझा है उसने, उसको एक ज़रिया बनाता है सोशल मीडिया को के सामने अपनी बात को रखने का। लेकिन मुश्किल ये है कि जिस तरीके की एजुकेशन सिस्टम है हमारे देश में, वो उसका संबंध ज़्यादातर ये हो गया है कि उसको रोज़गार से जोड़ दिया गया है, ज्ञान से नहीं जोड़ा गया। लोग पढ़ाई कर रहे हैं, अगर अपन सवाल करो किसी से तो उनको अपन उनसे पूछो कि क्यों पढ़ रहे हो, तो बोले कलेक्टर बनने के लिए पढ़ रहे हैं, रोज़गार के लिए पढ़ रहे हैं, घर के हालात अच्छे नहीं हैं तो हमें नौकरी पाना है इसलिए, और हमने देखा है कि पढ़ने के बाद हमको नौकरियां मिल जाती हैं। तो ज्ञान से जो नाता शिक्षा का होना चाहिए था वो बहुत वीक हुआ है और उसकी वजह ये है कि जो पारिवारिक व्यवस्था है एक बच्चे की वो बहुत ही कमज़ोर हुई है, बहुत ही लचर हालत में है। वो एक जो प्रेशर है उसने उनको ज्ञान से रोज़गार की तरफ ढकेल दिया, ज्ञान को, शिक्षा को। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हुई है और वो दूसरे ढंग से अगर हम इसको आगे और देखें तो लोगों से इंटरेक्शन करने की जो इच्छा होती है, लोगों से संबंध बनाने की जो इच्छा होती है, उससे नज़दीक वो पहुंच रहा है सोशल मीडिया के ज़रिए। क्योंकि संगठन बनाने की या ऑर्गेनाइज रहने की या ग्रुप में बात करने के लिए ज्ञान की बहुत आवश्यकता होती है। वो मौका उनके सामने है नहीं, वो कोई रास्ता उनके सामने जो थे कभी, जैसे इलेक्शन कैंपेन होते थे कॉलेज में, स्कूलों में इलेक्शंस होते थे तो लोग एक दूसरे से कोई ना कोई बात करते थे ज्ञान के आधार पर या व्यवस्थाओं के आधार पर, और राजनीति में हिस्सेदारी करते थे। एक इंटरेक्शन होता था और संबंध बनते थे और काफ़ी अच्छा माहौल एक होता था, उससे सीखना भी होता था, संबंध भी बनते थे और उससे सामाजिक दायित्वों का एहसास भी होता था। वो सब खत्म हुआ है क्योंकि सरकारों ने इलेक्शंस को बंद कर दिए। राजनीति में पार्टिसिपेशन लोगों का, यहाँ आप कॉलेज इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, खासतौर से उसी उम्र में लोगों को लगता है कि उसकी सामाजिक स्थिति क्या है, उसका सामाजिक परिदृश्य क्या बनेगा, वो उसको उसमें रिप्रेजेंट कर देता था, उसमें वो अपना एक्सप्रेशन करता था, वो सब बंद हो गया। तो उसे सोशल मीडिया एक जरिया दिखाई देता है। दूसरे स्तर पर ज्ञान की कमी, तीसरे स्तर पर अगर देखें तो स्कूल से लेकर के कॉलेज तक जो पढ़ाई का पैटर्न है या जो हमारा सिलेबस है वो बहुत ही अनसाइंटिफिक एजुकेशन का है। तो उनके पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो बहुत ही कमज़ोर इंफॉर्मेशन है, नॉलेज के लेवल पर, इसलिए वो बहुत वीकनेस है। तो उसको सिर्फ
सामान्य बातों के लिए सामान्य स्तर पर संबंध बनाने की बातें समझ में आती हैं और वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है। आप देखोगे लोगों के बीच में, नौजवानों के बीच में और छात्रों के बीच में जो वार्तालाप होते हैं बहुत ही नॉन पॉलिटिकल होते हैं और वो पॉलिटिक्स से लेकिन मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूँगा, ऐसा कब था कि छात्रों युवाओं के बीच में जो पॉलिटिकल डिस्कशन हैं वो कोई बहुत ज़्यादा होते हों? क्योंकि आंदोलन की बात अलग है, वरना तो क्रिकेट, क्राइम, सिनेमा, सेक्स यही मुद्दे रहते हैं जो युवाओं के बीच में बातचीत के टॉपिक रहते हैं। जब तक ये इलेक्शन की व्यवस्थाएं कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में थी तब तक एक सेक्शन जिसको कहें ऑर्गेनाइज सेक्शन था वो। कॉलेज में ऑर्गेनाइज्ड लेवल पर ही स्टूडेंट्स यहाँ वहाँ इंटरेक्ट कर रहे होते थे ना, तो वार्तालाप में, बातचीतों में देश दुनिया की बातें होती थी। अभी आप देखो जेएनयू का उदाहरण देखो आप, जेएनयू के अंदर जिन चीज़ों की आपने बात की कि दूसरे क्रिकेट, फलाना ढिकाना, ये जो सब चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों से वो बाहर हटके सोशल इश्यूज़ पे, इकोनॉमिक इश्यूज़ पर, दुनिया के सवालों पर बातचीत कर रहे होते हैं, क्योंकि इलेक्शन है वहाँ और उस पर वो लोगों को अपना एलाइज ढूंढने का जो सवाल है, एलाइज ढूंढते हैं कि कैसे हमारे लोग ऐसे इस दिशा के लोग हमको मिल जाएं और ग्रुप बन जाए। तो इलेक्शंस पूरे देश भर में कई जगहों पर, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं होते हुए भी कई जगह बंद हैं इलेक्शन। जी जी। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया या जेएनयू हो गया, वो हमारे सामने जीता जागता अभी का आज का उदाहरण है कि वहाँ पर इन विषयों पर गहन चर्चाएं होती हैं, बातचीतें होती हैं। तो ये इसमें अगर कहें कि जो इलेक्शन बंद हुए उसी से, हालांकि आप और भी उसके हैं, एक तो इस बात पर थोड़ा सा एलिब्रेट कीजिए आप कि इलेक्शन बंद करने के पीछे सत्ताओं की क्या रणनीति थी या उनको किस तरह से फ़ायदा हुआ? क्योंकि युवा राजनीति में तो आएंगे, जो बुजुर्ग तो हमेशा करते नहीं रहेंगे, युवा तो आ भी रहे हैं, तो वो फिर कौन से युवा आ रहे हैं और वो कैसे आ रहे हैं? एक बात, जब छात्र राजनीति में बंद ही किया है और उसमें कौन से युवा आते थे? क्योंकि मेरा आपसे उसको क्लियर कीजिएगा आप, क्या छात्र राजनीति जिस समय अपने उरोज पर थी 90 के दशक तक, उस समय में जो युवा राजनीति में आ रहे थे वो दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, गरीब, किसान, मजदूरों के बेटे थे, या फिर उसमें भी जो छात्र राजनीति में एक किस्म का एलिटिज्म आपको दिखाई दे रहा था उस समय, वो क्या परिदृश्य था? जरा उसको बताकर, और फिर राष्ट्रीय राजनीति ने कैसे उसको बंद करके क्या हासिल कर लिया ऐसा? देखो क्या है कि अगर हम उस समय को याद करें तो अगर आप देखोगे तो जो उस समय बहुत ज़्यादा प्रभावी राजनीति में कांग्रेस का एक व्यवस्था, कांग्रेस पॉलिटिक्स जो होती थी उससे रिलेटेड लोग बहुत ज़्यादा होते थे। हम लोगों के स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ कहीं अच्छा मजबूत होता था तो उस हिसाब से सामने आते थे, और हम लोगों के और लोगों के जो पॉलिटिकल जो डिफरेंसेस हैं उसके हिसाब से देखें तो उनके पास तो हमेशा से एलीट किस्म के ही स्टूडेंट्स को वो पिकअप करते थे, और वही बलशाली लोग हैं, पैसे वाले परिवार के लोग हैं, वही उस पॉलिटिक्स में आते थे, क्योंकि प्रमोशंस जो कांग्रेस पार्टी का या उनकी पॉलिटिक्स का था, ऐसे लोगों को ही प्रमोट करते थे वो, और ऐसे ही लोगों को सामने लाना चाहते थे। हमारे यहाँ के सिस्टम में जो हम लोग एआईएसएफ या जो दूसरे लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ पर इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं होता था, और वहाँ हर किस्म के स्टूडेंट्स को हम लोग पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट के लिए लोगों को तैयार करते थे। तो ये जो राष्ट्रीय परिदृश्य में इन लोगों ने धीरे धीरे इलेक्शन को बंद करने का जो प्लान किया वो इसलिए किया क्योंकि कांग्रेस के अंदर भी बड़ी ताकत के साथ नौजवानों का जो एक फोर्स होता था, वो जिस रूप में भी होता था, चाहे वो एलीट अप्रोच के साथ हो या किसी पॉलिटिकल मुद्दों को लेकर के होता हो, पर वो काफ़ी दबाव वाला होता था और बड़ा प्रेशर वाला होता था। उसमें उस समय उनके सामने जो नौजवान होते हैं उस समय कैपिटलिज्म का या पूंजीवादी राजनीति का कोई विचार उनके दिमाग में नहीं होता था, और वो अंदर बड़े वोकल होकर के काम करते थे। तो ये जो परिदृश्य कांग्रेस के ज़माने में, कांग्रेस ने ही उस सबको बंद किया, और कांग्रेस को ये खतरा पैदा हो गया कि यार हमारे पार्टी की जो पॉलिटिक्स है या उनकी जो राजनीति है कैपिटलिज्म के साथ साथ कॉरपोरेट के लिए या मोनोपोली हाउसेस को डेवलप करने के लिए इनके सबके खिलाफ भी कभी जा सकते हैं ये लोग, या हमारे हाथ से वो निकल जाएंगे। जो बैठे हुए लोग थे पुराने, उनको ये खतरा पैदा हो गया था, तो इसलिए उन्होंने उसको धीरे धीरे बंद करने का प्लान किया।
कहना ये शुरू कर दिया कि गुंडाइज्म होता है यहाँ, लोग लड़ते हैं, दादागिरी करते हैं, और पूरे वातावरण का फिल्मों के जरिए भी इस तरह की छवि बनाई गई क्या? फिल्मों के जरिए भी बहुत ज़्यादा इस बात की छवि बनाई गई कि ये बहुत लुम्पन एलिमेंट्स होते हैं और लुम्पनिज्म होता है इनके अंदर, और ये व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। बेस उन्होंने बनाया, लेकिन इससे छात्र और पूरे देश का नुकसान हुआ, नौजवानों का नुकसान हुआ। उनको जो एक सीखने की प्रक्रिया में लाया जा सकता था, उसको उन्होंने अवरोधित कर दिया। तो शिक्षा के क्षेत्र से जो उन्हें ज्ञान हासिल हो रहा था वो भी अवरोधित हुआ, और जो व्यवहारिक पक्ष था पॉलिटिक्स से सीखने का, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट के साथ जो सीखने का था, वो भी बंद हुआ। तो दोहरी मार के साथ साथ उसके साथ पूरे जीवन का ही तारतम्य बिगड़ गया, और देश को जिस दिशा में ले जाने का कोई सवाल नया खड़ा होता, उस पर सोच का आना ही बंद हो गया, नए सवालों का आना बंद हो गया। और फिर हुआ यही कि कंप्रोमाइज़ लोगों ने कर लिया, स्टूडेंट्स ने कर लिया। आज भी लड़ाई चलती है, झगड़े चलते हैं, संघर्ष चलता है कि लिंगदोह कमेटी के जो उसूल थे, या लिंगदोह कमेटी ने जो प्रस्तावनाएं की थी कि नई इलेक्शंस वगैरह होना चाहिए, रीएस्टेब्लिश होना चाहिए, वो सब पर कोई ध्यान उन्होंने नहीं दिया। और सरकार ने तो उन सब तमाम चीज़ों पर ध्यान देना ही बंद कर दिया। मसलन एजुकेशन के लिए एक्सपेंडिचर के सवाल थे, बजटरी एलोकेशन के सवाल थे, इनको भी घटा दिया। टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो स्कूलों को दिया जाना चाहिए था, कॉलेज को देना चाहिए था, उसको बंद कर दिया। स्टाफ को कम कर दिया, व्यावसायिकीकरण शिक्षा का कर दिया। 3-3 किस्म के, 4-4 किस्म के सिलेबस एस्टेब्लिश कराए उन्होंने। 3-3 दोहरे और तहरी किस्म के एजुकेशन सिस्टम को लेके आ गए। तो ले दे करके ये देखा जा सकता है कि समाज को उन्होंने 2 हिस्सों में बांट दिया। एक पैसे वालों का, या जो प्रिविलेज्ड हैं, सुविधा भोगी हैं, या जो अपर मिडिल क्लास के लोग हैं, उनके लिए एजुकेशन का सिस्टम अलग, और ग्रामीण स्तर पर एजुकेशन सिस्टम अलग, और उनके इंस्टीट्यूशंस के जो डिफरेंसेस थे वो भी अलग। जी, इसमें एक दिलचस्प बात लेकिन लगती है कि जिस समय आप राजनीति कर रहे थे, छात्र राजनीति, उसी दौर में ये कहना शुरू कर दिया था कि राजनीति बुरी चीज़ है, युवाओं को राजनीति के बजाय पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना चाहिए था। और ये दिलचस्प है कि इसी के बाद जो समाजवादी धड़े से, या जो जिनका राजद और जदयू वगैरह ये निकले, और इन सब में परिवारवाद की राजनीति भी बढ़ी। मतलब राजनेताओं के बेटियों के लिए राजनीति गलत नहीं है, और आम जो छात्र नौजवान हैं उनके लिए राजनीति गलत चीज़ हो गई। इसके बीच में भी कोई सहसंबंध है, दिखता है क्या? देखिए, ये एक तो बहुत ही बड़ा झटका था 70 के समय में, जब जेपी मूवमेंट और वो तमाम मूवमेंट खड़े हुए। बहुत सारे स्टूडेंट मूवमेंट से ही बहुत बड़ी पॉलिटिक्स चेंज हुई, कांग्रेस को सरकार से बाहर जाना पड़ा। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा अनुभव था। इसलिए एक तो कॉलेजेस से और देश भर से पॉलिटिक्स को इस तरीके से सामने रखा गया नौजवानों के सामने कि ये गंदी चीज़ है। इसलिए क्योंकि वो उस बदलाव से डर उनको लगता था कि फिर कहीं ऐसी लोग इकट्ठे ना हो जाएं कि उसको बदलने का रास्ता निकाले और हमारे हालात बिगड़ जाए। आरक्षण आंदोलन ने एक बार फिर वो आहट दी, और वो किया। और दूसरी बात जो थी वो ये कि ये जो एपॉलिटिकलनेस, एपॉलिटिकल होना, पॉलिटिक्स गंदी है, इससे दूर करने का प्रयास लगातार किया गया है, और वो लगातार जारी है। लोगों के दिमागों में ये बात भर दी गई है, परिवारों में ये बात उठने लगी कि पॉलिटिक्स, हाँ, इसके पीछे जो सबसे बड़ा एक कारण दिखाई देता है कि कांग्रेस की जो पॉलिटिकल एक्टिविज्म है, या जो काम करने का तरीका है, या अब आज के समय में भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी राजनीति उनके लिए समाज सेवा का हिस्सा नहीं है, वो एक व्यवसाय है, व्यवसाय बन गया। इसलिए जो परिवारवाद की बात आप जो कर रहे हो ना, वो उनको लगता है कि ये जो व्यवसाय है ये हमारे इर्द गिर्द ही रहे, हमारे परिवार में ही रहे। और यही वजह है कि हम विधानसभा क्षेत्रों में देखते हैं तो 2-4 बड़े परिवार हैं जिनके इर्द गिर्द राजनीति घूमती रहती है, ये हमेशा घूमती रहती है। जी, थोड़ा सा इसके आगे चलते हैं, हम बात को ले जाते हैं कि जो राजनीति इस समय चल रही है, उस राजनीति में हम कारपोरेट का, एलिटिज्म का
और जो धार्मिक राजनीति का, इन सब का एक गठजोड़ देख रहे हैं। इनके बीच जो युवा राजनीति है या युवाओं के सपने हैं, उसमें बदलाव की जो ताकतें हैं, जो संघर्ष की ताकतें हैं, वो हम बार बार छोटे छोटे हिस्सों में देख रहे हैं। उदाहरण के लिए देखें तो FTII का आंदोलन इसी पिछले 10 सालों में हुआ है। UGC को घेरने की तैयारी हुई, और इस दौरान आपने देखा कि विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ का एक कोलैबोरेशन हुआ था, वहाँ की राजनीति एक दूसरे से जुड़ने लगी थी। उसकी क्या स्थिति है और वह क्या इस हैसियत में है कि वो राष्ट्रीय राजनीति को किसी प्रकार की चुनौती दे सके? अभी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में इनने एक ऐसा इन्वायरमेंट जनरेट किया है जिसमें लोग आपस में एक दूसरे से बात करने के लिए भी डर रहे हैं। देशद्रोह का कानून का इस्तेमाल करना या कानूनी तरीके से लोगों के ऊपर इतना दबाव डाल देना, राष्ट्रीय राजनीति के परिदृश्य में भारतीय जनता पार्टी के ये जो प्रयास हैं, ये उसको नौजवानों के बीच के जो को संगठित करने के, जो संगठित होने के जो रास्ते थे, वो उसको बंद करने के पूरे प्रयासों में वो लगे हुए हैं। और वो हर तरीके से लोगों को छिन्न भिन्न करके रखना चाह रहे हैं। इसलिए आने वाले समय में जो बौखलाहट है नौजवानों के अंदर, बेरोजगारी के सवाल पर, शिक्षा के तमाम सवालों पर, और परिवार को भी लगता है किसी कि ये जो महंगी शिक्षा है इसके खिलाफ हमको खड़े होना चाहिए, सारे लोगों की आवाज़ को धीरे धीरे दबाने का काम किया जा रहा है। इसलिए जब भी होगा तो एक विस्फोटक तरीके से कोई नौजवान इकट्ठा होकर के कोई काम कर पाएगा। कई कोनों में जो देश के अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर पॉलिटिक्स चल रही है, हो रही है, उनका कंट्रीब्यूशन अभी नेग्लिजिबल हो गया, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो रहा है, लोकल कैंपस तक सीमित है। वो अपने प्रयासों को जिंदा किए हुए हैं, रखे हुए हैं कि हमारा रोल एक पॉलिटिक्स में हो सकता है और हमारा होना चाहिए। 18 वर्ष के हो गए, वोट डालने का अधिकार है, लेकिन हमको सीखने का कोई अधिकार नहीं है, और सीखने की जो प्रोसेस है उसको सरकारों ने बंद करके रखा है। दूसरी तरफ उनके अपने पॉलिटिकल एजेंडे हैं, जिनको वो, चाहे वो धार्मिक किस्म का हो या जातिगत सवालों का हो, उनको लेकर के लोगों को बरगलाने का, उसके इर्द गिर्द लोगों को इकट्ठा करने का काम चल रहा है। लेकिन ये राष्ट्रीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही एक कहें तो बहुत कोई प्रगतिशील तरीके का कोई बदलाव की दिशा में वो जाएगा नहीं दिखता है वो। शुक्रिया। मैं आपसे थोड़ी सी इस राजनीति को एक तरफ रखते हुए, क्योंकि आप लोगों से जब मिलते हैं, आपकी दोस्तियां समय समाज से परे हैं, उम्र के दायरे से भी तोड़ के आप दोस्तियां करते हैं, युवाओं के साथ घुलते मिलते हैं। बतौर मार्क्सिस्ट प्रैक्टिशनर आपको ये कितना ज़रूरी लगता है कि हम थ्योरी की बात कई बार करते हैं, आप सभी मार्क्सिस्ट प्रैक्टिशनर, लेकिन निजी ज़िंदगी और निजी रिश्ते बनाने में कहीं चूक हो जाती है या ये कमी आई है, और वो चाहे छात्र राजनीति से देखें, युवा राजनीति, या व्यक्तिगत रूप से भी, इसकी कहाँ कमी लगती है आपको? जो बदलाव की राजनीति है, जो प्रगतिशील राजनीति है, डेमोक्रेट राजनीति है, उसमें आपसी रिश्ते को छीज रहे हैं क्या? इसको आप कैसे महसूस कर पा रहे हैं? देखो, ये बात तुम्हारी सही है कि ऐसा एक समस्या खड़ी हो रही है कि हम व्यक्तिगत जीवन से उठ के सामाजिक जीवन की तरफ जब बढ़ते हैं तो निजता के जो सवाल बहुत तेज़ी से, हालांकि इन सवालों को, जो निजता के सवाल हैं या कुछ ऐसे सवाल हैं, सोशल मीडिया ने लोगों के दिमाग को बहुत इन्फ्लुएंस किया हुआ है, बहुत ही प्रभावकारी वो रहा है। ये जो पर्सनल इंटरेक्शन है या लोगों के साथ मोहब्बत के जो सवाल हैं एक दूसरे के साथ, एक ग्रुप में है तो एक मोहब्बत है हमारी, उसको छिन्न भिन्न किया गया, हो गया। मार्क्सिस्ट दौर तरीके के या मार्क्सिस्ट अप्रोच वाले जो लोग हमारे बीच में, छात्रों, नौजवानों के बीच में मिलते हैं, बहुत ही वीकर सेक्शन में है, क्योंकि पढ़ाई लिखाइयाँ बंद हैं, उनका पढ़ना लिखना बंद है। मार्क्स को या मार्क्सिज्म को पढ़ने का जो सवाल है, या जो प्रगतिशील साहित्य है, बहुत ज़बरदस्त साहित्य है, वो जो पूरा बाज़ार में कहीं कहीं मिलता है, समेट करके कोशिश लोग करते हैं पढ़ने की, तो बहुत ही फुटकर स्तर पर उनको भिन्न भिन्न किस्म की इंफॉर्मेशन उनके पास आती है, और उसका वो सिंथेसिस नहीं कर पाते हैं। और होता ये है उसमें कि जब वो सिस्टमेटिक एजुकेशन नहीं होती है किसी की, तो वो उसके ऊपर बाजारी जो चीज़ें हैं, इंफॉर्मेशंस हैं, नॉलेज है, उसका इम्पैक्ट आता है उसके ऊपर।
और इंटरपर्सनल जो रिलेशनशिप में उन तमाम चीज़ों का आपको रिफ्लेक्शन दिखेगा। वो आपको लगेगा कि ये मैकेनाइज्ड है बहुत। कई जगह पर हम मैकेनिकल रिलेशनशिप में ही अपने आप को बांधे हुए हैं। इमोशनल रिलेशनशिप हमारी बहुत वीक हुई है, जी। और हमारे जो प्रेम के संबंध हैं, आपसी भाईचारे के संबंध हैं, मोहब्बत के संबंध हैं, वो बहुत कमज़ोर हुए हैं। और इसमें बहुत बुनियादी आवश्यकता है। जो लोग इस पीढ़ी में, इस श्रृंखला में काम कर रहे हैं, समाज को बदलने की बात करते हैं, सोचते विचारते हैं, उनको बहुत ही इमोशनल होकर काम करने की ज़रूरत है। और इमोशनल होने का मतलब है आपको क्रिएटिवली सोचना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टिवली सोचना पड़ेगा। तब आप उन तमाम चीज़ों से बच पाएंगे जिनका असर पूरे समाज पर देखने को मिल रहा है, और वो तोड़क हैं, जोड़क नहीं है। इमोशंस को क्रैश करने वाले हैं। इमोशंस को अगर आप जिंदा रखते हो तो उससे उनको लगता है कि नुकसान होगा। एक ऐसी व्यवस्था कायम की जा रही है। तो इसमें मैं आपसे बस ये जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत करीब से आप राष्ट्रीय राजनीति में, मुख्य धारा की राजनीति में भी सक्रिय हैं, संसदीय राजनीति में भी। तो जो एक गैप आया है डेमोक्रेट राजनीति में, क्योंकि छात्र नौजवान नहीं आ रहे हैं, तो युवाओं की एक कमी दिखती है। और जिन 30-30 सालों से जो जिला स्तरीय राजनीति कहिए या प्रदेश स्तरीय कहिए, कुछ नाम होते हैं जो कि 30-30 साल से एक जैसे बने रहते हैं या एक पदों पर बने रहते हैं। इसका कितना खामियाजा भुगता है, और क्या वो साथी, जो वरिष्ठ साथी हैं, वो आज के दौर के सवालों को सुलझाने में उनकी वो काबिलियत है, वो उसे कैसे देखते हैं आप? देखो, बहुत सीधी सी बात है कि अगर अभी आप देखेंगे तो जो 4 साल का, 5 साल का बच्चा है, वो आपसे कई गुना ज़्यादा तरीके से आपके मोबाइल को प्ले कर रहा है, और उसके पास बात करने का ढंग जो है बहुत तेज़ी के साथ बदला हुआ आप पाओगे, देखोगे बच्चों के अंदर। जो 30 साल का सवाल आ रहा है, जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं और जो नई पीढ़ी के लोग हैं, वही डिफरेंस आपको वहाँ भी दिखाई देगा। जो नई चीज़ें पैदा हो गई हैं उनको डील करने में 30 साल के पुरानी पॉलिटिक्स जो लोग हैं या तरीके ओल्ड हो गए हैं, वो जो तरीके हैं उनके, वो इनफेक्टिव रहेंगे। वो नहीं समझ पा रहे हैं कि हालात क्या होने वाले हैं। एक तरफ तो वो नहीं समझ पा रहे और उनको हैंडल नहीं कर पा रहे, और उसको हैंडल करने का नॉन डेमोक्रेटिक प्रोसेस। इसलिए डेमोक्रेटिक प्रोसेस तब सामने आता है जब उसे भी मालूम है कि ये नया जो चीज़ आया है इसके साथ हमें कैसे एकोमोडेट करना है। उसे जब नहीं मालूम है तो वो उसके ऊपर उसको प्रेशर बनाता है, उसको दबाता है, आने से रोकता है, उसके साथ एकोमोडेट नहीं कर पा रहा, इसलिए उसको पीछे धकेलता है। ये हमारे पूरे देश की उन्नति के हिसाब से या जो बदलाव आना है उस हिसाब से बहुत हमको पीछे ही ले जा रहा है। तो एक तरह से जो आगे बढ़ानी थी जिन लोगों की चीज़ें, वही चीज़ों को पीछे धकेल रहे हैं। वो जिन चीज़ों को आगे लाना चाहिए था डेमोक्रेटिक तरीके से और डेमोक्रेटिक प्रोसेस को लर्न कराना था, वो उसको पीछे ढकेला जा रहा है। इसलिए बहुत सारा सवाल आ गया कि डेमोक्रेसी को कैसे बचाया जाए। थोड़ी सी वेग बात हो गई है, इसको थोड़ा सा खोलें आप कि कैसे, मतलब नए सवाल अगर हैं तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसको कि प्रगतिशील राजनीति नहीं कर पा रही है और उसे पीछे धकेलने की कोशिश कर रही है? नहीं, प्रगतिशील राजनीति पीछे नहीं धकेल रही है। वो जो लोग हैं, व्यक्ति हैं, वो दरअसल उन्हें उनकी उम्मीदें जो नई पीढ़ी है उनसे कम नज़र आती। क्यों नज़र आती है कम, ये समझ में इसलिए आता है मुझे क्योंकि पढ़ने की जो क्षमताएं हैं, जानने की जो क्षमताएं हैं सिद्धांतों को और उन्हें व्यवहार में लाने की जो कोशिशें हैं, वो उन्हें कमज़ोर दिखाई देती हैं। हल्का फुल्का समझने का प्रयास तो वो लोग करते हैं प्रगतिशील राजनीति में, जानते भी हैं, लेकिन क्या किया जाना चाहिए ये इंटरेक्शन में नहीं आ पाता, बातचीतों में नहीं आ पाता, विमर्श में नहीं आ पाता। विमर्श में आए तो वो रास्ता खुल सकता है। फिर दूसरी बात यह है कि जो जिस तरीके का ऑब्जेक्टिव इन्वायरमेंट, मतलब जो माहौल पॉलिटिक्स का हो गया है, जिस तरीके का प्रेशर है, उसको लगता है कि उनके अलावा कोई डील नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि आप कम जानते हो, इसलिए आप पढ़ा लिखा भी नहीं है आपने बहुत ज़्यादा, आप बात करते भी नहीं हो, एक्सप्रेसिव भी नहीं हो आप, उन सवालों को आप जिस ढंग से रखना चाहिए वो नहीं रख पा रहे हैं, उनकी भी कमी है। इसलिए ये जो गैप है प्रगतिशील आंदोलन के अंदर ये जनरेट हुआ, क्रिएट हुआ है।
क्योंकि दोनों के बीच का इंटरेक्शन, बात रखने का तरीका, कहने का तरीका, उसके फिर व्यवहारिक पक्ष, उसकी प्लानिंग, ये सारी चीज़ें, उसमें सीनियर लीडरशिप को कोऑपरेट करना चाहिए या उनको स्टिमुलेट भी करना चाहिए। बोलो कैसे, क्या क्या बात है बताओ हमको, हम देखते हैं। फिर उसको सिंथेसाइज करके उसको जमाना कि यार अब आप लोग ऐसा इस तरीके से काम करो। ये जो इच्छा शक्ति है ये मरी हुई है। अब क्यों मर गई है, इसके बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, बहुत सारी बातें हो सकती हैं जिनको ढूंढना ज़रूरी है, लेकिन मरी है। लेकिन इसी बीच में आपको इस घटाटोप में प्रगतिशील राजनीति की अपनी प्रगतिशील आंदोलन की अपनी दिक्कतें हैं, उसके बावजूद आपको उम्मीद कहाँ नज़र आती है आखिर में, अगर उसकी तरफ जाएं, कि इस दौर की जो राजनीति है जिसमें कि कारपोरेट है, बल है, पैसा है, और इस दौर में जो बदलाव की राजनीति है वो एक दुष्चक्र में फंसी हुई है, तो कहाँ से रास्ता निकलेगा? देखिए, मैं मार्क्स को जितना समझ पाया और जितना मैं जानता हूँ, परिवर्तनशीलता प्रकृति का नियम है, गतिशीलता, एवरीथिंग इज इन मोशन, ये सब प्रकृति के हिस्से हैं। बदलाव आ रहा है, हर रोज बदलाव आ रहा है, बदलाव आएगा ये तय है। किस पड़ाव पे आएगा और कैसे आएगा, आना जरूर है, बदलाव आएगा ज़रूर। मैं बहुत ही क्रिएटिवली सोचता हूँ, कंस्ट्रक्टिवली इस बात को सोचता हूँ, और उस साइंस को मैं अंदर लेकर के उसका सिंथेसिस करके या उसको बेस बना करके सोचता हूँ कि लोगों के अंदर वो लोग मौजूद हैं, समाज के अंदर वो लोग मौजूद हैं जो परिवर्तन के लिए सहायक हो सकते हैं। एक पड़ाव पर हम उनको अगर ऑर्गेनाइज कर लेंगे तो वो बदलाव का हिस्सा ज़रूर बनेंगे, क्योंकि उनके सामने हजारों समस्याएं हैं, ढेरों समस्याएं हैं। उनके बीच में जाना और उनसे बात करना उनको झकझोरता है और वो तैयार होते हैं। जन आंदोलन और जनता, जनता के बीच में जाना और जन आंदोलनों का विकास जो नहीं हो रहा है उसको करने की ज़रूरत है। मौजूद हैं लोग बदलाव के लिए, वो पड़ाव आने वाले हैं जो बदलाव की दिशा को एक दिशा में ले जाएंगे। लोग मौजूद हैं, हम उन तक पहुंच नहीं रहे हैं। तो मुझे इस बात से निराशा बिल्कुल नहीं है कि बदलाव नहीं होगा और जो चल रहा है वैसे ही चल रहा है, चलता रहेगा। तो देखिए, ऊपरी स्तर पर देखोगे तो कुछ भी नहीं होना है, और आप जब जमीन में घुसोगे, अंदर ग्रामीण आबादी में घुसोगे, जब उन लोगों में घुसोगे, नौजवानों में, छात्रों में और किसानों में और मजदूरों में, तो आप पाओगे कि बहुत बड़ी ताकत मौजूद है, हम उन तक पहुंच ही नहीं रहे हैं। वो हमारी बात सुन के हक्के बक्के रह जाते हैं, या एक बार सोचने को मजबूर, या हम भी रह जाते हैं कि यार बेचारों को नहीं मालूम है ये बात। नहीं, और ये हम बस इसमें टोकना चाहूँगा, और आखिरी में अगर इसको भी थोड़ा आप एलोबरेट करें। हम अभी संविधान लाइव यात्रा पर हैं पिछले दिनों से, और गाँव तक जो इन्फॉर्मेशन है, जो साथियों के पास सवाल हैं, जो मज़दूर सोच रहे हैं, जो किसान सोच रहे हैं, वो कमाल की चीज़ें हैं। और हम कई बार महानगरों में बैठते हुए ये मान लेते हैं कि गांव तक वो चीज़ें नहीं पहुंच रही हैं, लेकिन वहाँ हैं, और वो बदलाव के लिए भी, जैसा आपने कहा, वो तैयार हैं, बस उन्हें वो रास्ता नहीं मिल रहा है या वो जोड़ नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल। तो इसकी कोशिश भी कर रही है, हम कर रहे हैं उसकी, और आप लोग भी अपनी तरह से कर रहे हैं। एक बार आप इस तरह की यात्राओं पर अगर कहें, जो लोगों तक, उन तक पहुंचने की, बिना सोशल मीडिया और इसके, उन तक पहुंचकर 1 to 1 इंटरेक्शन के क्या दायरे हो सकते हैं, और इससे कितना बड़ा बदलाव हो सकता है, क्या उम्मीद है? देखो, प्रगतिशील आंदोलन में लोगों ने बहुत ही मैकेनाइज्ड वे में डिज़ाइन कर रखा है, मेरा अब मानना ये हो गया। अगर आप इमोशनली इस बात को प्लान करते हैं संवेदनशीलता के साथ कि हमको बदलाव करना है, बदलाव लाना है, तो आपको लोगों के बीच में मिलना जुलना पड़ेगा, उनकी संस्कृति के साथ आपको बैठना पड़ेगा, उनके बीच में पहुंचना पड़ेगा, जो हम लोग नहीं कर रहे हैं। हमको पता नहीं क्यों क्या लग रहा है कि कहीं से कोई दूसरी फोर्स आएगी जो बदलाव करेगी। हमारे पास माल मौजूद है, यानी बदलाव के लोग मौजूद हैं, हम उनसे ये पूछने नहीं जाते भैया कैसे हो, इतना ही पूछने नहीं जा रहे हैं। हमको यात्राओं में को ऑर्गेनाइज करके साल में 2 बार हालात पता करने, हमारा चेहरा दिखाने
हमारी संवेदनशीलता को उनके सामने प्रस्तुत करने का मौका लेना चाहिए, नहीं करते हैं। यात्राएं पॉलिटिकल हो सकती हैं, खूब करिए आप, झंडा बांधिए, गाड़ी पे निकलिए, सब करते हैं आप। आंदोलन भी करने के लिए लोगों को जबरदस्ती खींच के लाते हैं, लेकिन उनकी रोजमर्रा जिंदगी में प्रवेश करने के लिए आपने कोई रास्ता नहीं निकाला जो सांस्कृतिक तरीके से आपको उनके नज़दीक पहुंचाता है, उनके दिलों तक पहुंचाता है, और वो आपके साथ अपनी दिलों की बात को कह सकते हैं। ये एक बहुत ज़रूरी काम है यात्रा करने का, जो नहीं होता है। यात्रा का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हमने झंडा निकाला, एक फॉर्मेलिटी की, पूरा करके एक हमने एजेंडा पूरा कर दिया, या एक हमने कॉल आया था उसको पूरा कर दिया। दुनिया के देशों में अगर आप देखेंगे तो लोगों का इंटरेक्शन सामान्य स्तर पर, कोई कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है कहीं किसी जगह पे, लोग पहुंच जाते हैं। क्या हो रहा है भाई, एक टीम हो गई हमारी, कुछ ग्रुप हो गया, एक पार्टी हो गई, संगठन हो गया, उसके 10-5 लोग जाएंगे, मिलेंगे, तमाम लोगों से पूरी बस्ती में मिलेंगे, पूरे मोहल्ले में मिलेंगे। मिलना ज़रूरी, मिलन है ही नहीं हमारा, और हम उनको साथ में लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कितना बड़ा गैप है। देखिए, लोग टूटे हुए हैं, निचले स्तर पर लोग टूटे हुए हैं और लुटे हुए भी हैं। उनके अनुभव बहुत ख़राब है, लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा स्तर पर बेवकूफ़ बनाया और वो बने हैं। आपको वो तोड़ना पड़ेगा ना, आप उनके नज़दीक जाएंगे तो वो टूटेगा कि नहीं यार, ये हमारे सही वास्ते के लिए आ रहे हैं, हमारे मामलों को लेकर के आ रहे हैं। धीरे धीरे आप जब उनको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करेंगे तो आप उनको ऑर्गेनाइज भी कर पाएंगे और बदलाव की प्रक्रिया में शामिल कर पाएंगे। तो हमको वो जो मैकेनाइजेशन है उसको तोड़ने की ज़रूरत है, उसको तोड़ने की ज़रूरत है। हम आपस में फॉर्मल लेवल पर कुछ डिसीजन हुए, उनको पूरा करने के लिए एक दूसरे पर आरोप करेंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, सब करेंगे, लेकिन जो आपस में मोहब्बत का सवाल है उसको भी जिंदा करने की ज़रूरत है ना। एक एक साथी मुश्किल से हम लोग इकट्ठे होते हैं और उनके बीच में एक दुराव की भाव के साथ हम जी रहे हैं, उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। वो भी एक बहुत बड़ा अड़ंगा है जो हमारे बहुत बड़े बदलाव के लिए एक अड़ंगा बन के सामने खड़ा हुआ है, उसको भी तोड़ना पड़ेगा। आप बहुत बड़ी बात कही है आपने कि साथियों के बीच में जो एक दुराव बना हुआ है उसे तोड़ने की ज़रूरत है, और मैकेनाइज तरीके से वो नहीं होगा, उसके नए एवेन्यूज़ तलाशने होंगे। राहुल भाई जी से बात करने के लिए सवालों की ज़रूरत नहीं होती है, बातों से बातें निकलती हैं, और ऐसा ही अभी पिछली बातचीत में आपने देखा होगा। इनसे बातचीत लगातार की जाएगी और भी मसलों पर। संविधान लाइव आपको ऐसी शख्सियतों के साथ और इंसानों के साथ मिलवाएगा जो कि बदलाव के लिए, प्रगतिशीलता के लिए और डेमोक्रेटिक स्पेस के निर्माण के लिए काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, जिंदाबाद।